नई और बहू सुष्मिता मेरी अचरज से देख रही थी कि मैं माँ होकर भी अपनी ही बेटी के विरुद्ध बोल रही थी। चंद्रा और श्रीकांत जी को 2 दिनों के बाद कोलकाता लौटना था। उनके लौटने से पहले मैंने समधन जी से कहा, चंद्रा में अभी थोड़ा बचपना है, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दिया कीजिए। वे हंसती हुई बोली, वह जैसी भी है अब मेरी बेटी है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मुझे लगा जैसे मुझ पर से कोई बोझ उतर गया। फिर सोचा, चंद्रा तो कोलकाता जा रही है और उसकी सास यहाँ रहेंगी, धीरे धीरे संबंध खुद ब खुद सुधर जाएंगे। दिन बीत रहे थे। बिटिया ने कोलकाता से फोन किया, पापा के साथ आओ ना मेरा घर देखने। मैं बोली, अभी तेरे पापा को दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलेगी, हम फिर कभी आएंगे। पहले तुम अपने सास ससुर को बुलाओ न अपना घर देखने के लिए, अब तो वहाँ का घर संभालने तुम्हारी देवरानी भी आ गई है। नहीं माँ, वे आएंगी तो मेरी गृहस्थी में 100 तरह के नुक्स निकालेंगी, मैं नहीं बुलाऊंगी उन्हें। अरे बिटिया रानी, कैसी बात कर रही हो, वे आखिर तुम्हारे पति की माँ हैं। माँ, तुम नहीं जानती कैसे पाला है उन्होंने इनको। तुम्हें पता है, वे इन्हें बासी रोटियों का नाश्ता कराकर स्कूल भेजती थी। अरे पगली, बासी रोटियों का नाश्ता करने में क्या बुराई है, राजस्थानी घरों में बासी रोटियों का नाश्ता ही किया जाता है। बचपन में हम भाई बहन भी बासी रोटियों का नाश्ता करके ही स्कूल जाते थे। सच कहूँ तो मुझे तो अभी भी बासी रोटियां खूब अच्छी लगती हैं, पर तुम्हारे पापा बासी रोटियां नहीं खाना चाहते, इसीलिए यहाँ नाश्ते में ताज़ा रोटियां बनाती हैं। एक यही बात नहीं और भी बहुत बातें हैं, फ़ोन पर क्या क्या बतलाऊं। सुनो चंद्रा, कोई भी माँ बाप अपनी संतान को अपने जमाने के चलन और अपनी सामर्थ्य के अनुसार बेहतर से बेहतर ढंग से पालना चाहता है। तुम फिर उन्हीं का पक्ष लेने लगी। अच्छा, बाद में मिलने पर सुनूंगी और सब। अभी फ़ोन रखती हूँ, श्रीकांत जी के आने का समय हो रहा है, तुम भी चाय नाश्ते की तैयारी करो, कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे समझाऊं अपनी इस नादान बिटिया को। जमाई जी भी ऐसी बातें क्यों बताते हैं इस नासमझ लड़की को। कुछ दिनों बाद आखिर अपर्णा जी अपने बेटे बहू के घर गईं। जितने दिन वे वहां रहीं, शिकायतों का सिलसिला थमा रहा। सासू जी वापस गईं, तब चंद्रा और श्रीकांत जी भी उनके साथ गए, क्योंकि वहां एक चचेरे देवर का विवाह था। उसके बाद जब चंद्रा लौटी तो फिर उसकी शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन कहने लगी, माँ तुम्हें पता है मेरी सासू जी मेरी देवरानी को कितना दबा कर रखती हैं। मैं चौंकी, लेकिन वे तो फ़ोन पर तुम्हारी और तुम्हारी देवरानी की भी सदा तारीफ ही किया करती हैं। तारीफ कर कर के ही तो उस बेचारी का सारा तेल निकाल लेती हैं। देखो बिटिया, गृहस्थी में काम तो सभी के घर रहता है, तुम्हारी 2 जनों की गृहस्थी में भी काम तो होंगे ही। वह चिढ़कर बोली, उन्हें प्यारी भी तो वही लगती है, असल में जो पास रहता है वही प्यारा भी लगता है, दूर वाला तो मन से भी दूर हो जाता है। क्या कह रही हो चंद्रा, माँ बाप के लिए तो उनके सभी बच्चे बराबर होते हैं। वैसे मुझे तो लगता है कि दूर रहने वालों की याद माँ बाप को अधिक सताती है। उसने कहा, अच्छा छोड़ो ये सब, अब बतलाओ तुम लोग कब आ रहे हो, तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। आखिर हमने चंद्रा के यहाँ जाने का कार्यक्रम बना ही लिया। वहाँ जाकर 4-5 दिन तो ठीक ठाक गुजरे। उसके बाद देखा कि वह हमेशा श्रीकांत जी पर रोब जमाती रहती। जब तक मुंह फुलाकर बैठ जाती, वे बेचारे खुशामद करते आगे पीछे घूमते रहते। उसके झगड़े की मुख्य वजह होती थी कि वे दफ्तर देर से लौटते समय उसका बताया सामान लाना क्यों भूल गए या देर से क्यों आए अथवा अमुक काम उसके मन मुताबिक क्यों नहीं किया। हम लोग उसे समझाने की कोशिश करते कि नौकरी वाले को तो काम अधिक होने की वजह से देर हो ही जाती है, इसमें उनका भला क्या दोष। घर आने की हड़बड़ी में कभी भी बाजार का भी कोई काम छूट सकता है, इस बात के लिए इतना गुस्सा करना भी ठीक नहीं। लेकिन श्रीकांत अपने भुलक्कड़ स्वभाव से मजबूर थे, तो वह अपने गुस्से स्वभाव से। एक दिन मैंने उसे फिर समझाना चाहा, तो वह बिगड़ कर बोली, अब तुम भी मेरी सास की तरह बातें करने लगी। वे हम दोनों के बीच पड़ती हैं तो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ, वैसे ही वे दामाद जी की माँ हैं। बच्चों को आपस में लड़ते झगड़ते देखकर माँ बाप को तकलीफ तो होती ही है, फिर इस झगड़े का तुम दोनों के स्वास्थ्य पर भी तो बुरा असर पड़ सकता है। समझाना हमारा फर्ज है, बाकी तुम जानो। मेरी इस बात का चंद्रा पर कुछ प्रभाव तो पड़ा। अब वह जमाई जी पर कम ही नाराज होती है, पर सास की बुराई का सिलसिला चलता रहा। श्रीकांत जी के सामने भी वह उनकी माँ की निंदा करती। जब अपने बारे में कहने को अधिक नहीं बचता, तो अपनी देवरानी को माध्यम बनाकर वह सास में खोट निकालती रहती। एक दिन कहने लगी, उस बेचारी को तो सबके खाने के बाद अंत में बचा खुचा खाना मिलता है,
मैंने सोचा, इसकी हर बात तो झूठ नहीं हो सकती। मैं इसकी सास से मिली ही कितना हूँ जो उन्हें पूरी तरह से जान सकूं। आखिर हमारी छुट्टी पूरी हुई और हम दोनों अपने घर लौट आए। कुछ ही दिनों बाद सूचना मिली कि बिटिया की सास अपर्णा जी बीमार हैं। चंद्रा और श्रीकांत जी उन्हें देखने गए थे। हमारा कार्यक्रम देर से बना, इसलिए जब हम पहुंचे तब तक वे दोनों वापस जा चुके थे। अपर्णा जी की तबीयत भी कुछ सुधर गई थी, पर कमजोरी काफी थी और डॉक्टर ने अभी उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी थी। मैंने गौर किया, चंद्रा की देवरानी जितनी हंसमुख है उतनी ही कर्मठ भी। वह बड़े मन से अपनी सास अपर्णा जी की सेवा में लगी रहती। मैंने ये भी देखा कि वह खाना सबसे आखिर में खाती। सास बिस्तर पर पड़ी पड़ी उसे पहले खाने के लिए कहती रहती। एक दिन मैंने भी टोका, सुष्मिता बेटा, तुम भी सबके साथ खा लिया करो ना, रोज रोज देर तक भूखे रहना ठीक नहीं है। वह हंसती हुई बोली, बच्चे स्कूल से देर से आते हैं इसलिए उन्हें खिलाए बिना मुझसे खाया ही नहीं जाता। कभी ज्यादा भूख लग जाए तो उनसे पहले खाने बैठ जाऊं तो ग्रास मेरे गले से नीचे नहीं उतरता। हाँ, माँ का मन तो कुछ ऐसा ही होता है, मैं बोली। बच्चे खाने में देर भी बहुत लगाते। दोनों ही छोटे थे और उन्हें बहला फुसला कर खिलाने में काफी समय लग जाता था। बिटिया रानी को ये सब बतलाती तो वह कहती, अरे तुम नहीं जानती मेरी सास का असली रूप। उनके डर से ही तो वह बेचारी दिन रात भूखी प्यासी लगी रहती है और सबसे आखिर में खाती है। बहुओं के प्रति उसकी सास के निश्चल स्नेह में मुझे तो कोई बनावट नजर नहीं आई थी, लेकिन मेरी बिटिया रानी को कौन समझाए। वह तो अपने पति श्रीकांत जी के कान भी उनकी मां के विरुद्ध झूठी सच्ची बातें कहकर भरती रहती। नमक मिर्च लगाकर कही गई उसकी झूठी बातों पर धीरे धीरे जमाई जी यकीन भी करने लगे थे। जमाई जी और बच्चे सुबह के गए शाम को घर लौटते थे। चंद्रा अकेली घर पर ऊबती रहती थी। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम भी कहीं कोई काम क्यों नहीं खोज लेती? इससे वक्त तो अच्छा कटेगा ही, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी काम में आ जाएगी। मेरी बात उसे जंच गई। वह अखबारों में विज्ञापन देखकर नौकरी के लिए आवेदन करने लगी। संयोगवश उसे उसकी योग्यता के अनुरूप नौकरी मिल गई। अब वह व्यस्त हो गई। चुगली चर्चा का वक्त उसे कम ही मिलता था। अपने पति से भी उसकी अच्छी पटने लगी। निंदा के बदले उनकी प्रशंसा ही करती कि वे घर के कामों में भी उसकी मदद करते हैं, क्योंकि सुबह दोनों को लगभग साथ ही निकलना होता है।